आज के हमारे रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म जीवों और जीवन के आधार से, फिर हम मानव विकास और कृषि के तरीकों को समझेंगे। इसके बाद हम रसायन और ऊर्जा, फिर भौतिकी में बल, ध्वनि और प्रकाश पर बात करेंगे। अंत में हम पर्यावरण से होते हुए सीधे ब्रह्मांड और तारों की दुनिया में छलांग लगाएंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सूक्ष्म जीव और जीवन का आधार। अब अगर हम जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका या सेल को देखें, तो पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच का अंतर वाकई बहुत दिलचस्प है। पौधों की कोशिकाओं में एक तरह का कठोर सुरक्षा कवच होता है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। इसके अलावा इनमें बड़ी रिक्तिकाएं और प्लास्टिड भी होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम इंसानों और जानवरों की कोशिकाओं में ये तीनों ही चीजें बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये एक बुनियादी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। और ये जानना भी हैरान कर देता है कि इस सूक्ष्म दुनिया की समझ ने कैसे पूरी मानव जाति का इतिहास बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और फिर विज्ञान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1798 में चेचक का टीका, 1857 में पाश्चर का किण्वन यानी फर्मेंटेशन और फिर 1929 में पेनिसिलिन जैसी चमत्कारी दवा की खोज। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो पड़ाव हैं जिन्होंने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी। अब थोड़ा इंसानों की ओर आते हैं। मानव प्रजनन के दौरान हमारा जीव विज्ञान कैसे काम करता है, ये टेबल उसे बिल्कुल साफ कर देती है। हमारे अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक खास जोड़ा ही ये तय करता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। एक्स और वाई क्रोमोसोम का यही गणित हमारे जैविक लिंग का निर्धारण करता है। आइए अब सूक्ष्म दुनिया से बाहर निकलकर अपने दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, मानव विकास और हमारी कृषि व्यवस्था। इंसानों की आबादी जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे हमें भोजन की भी ज्यादा जरूरत पड़ी और एक स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि के इन 7 चरणों का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। मिट्टी तैयार करने से लेकर बुआई, सिंचाई, कटाई और फिर सुरक्षित भंडारण तक, ये पूरी प्रक्रिया एक बेहतरीन वैज्ञानिक पद्धति है जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। अब बेहतर फसल उगाने के लिए अक्सर 2 चीज़ों के बीच चुनाव करना होता है, फैक्ट्रियों में बने रासायनिक उर्वरक या फिर प्राकृतिक जैविक खाद। और सच कहूं तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कूट-कूट कर भरा होता है, जो तुरंत असर करता है। लेकिन दूसरी तरफ प्राकृतिक खाद मिट्टी को भरपूर मात्रा में प्राकृतिक ह्यूमस देती है, जो लंबे समय तक मिट्टी की सेहत बनाए रखती है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी इन कृषि और विकास की गतिविधियों का असर प्रकृति पर भी पड़ता है। इसी को संतुलित करने के लिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यहाँ कुछ ऐसी विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि विशाल गिलहरी या उड़ने वाली गिलहरी, जो हमारी इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में मिलती हैं। तो चलिए अब प्रकृति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे तीसरे भाग की ओर, पदार्थ, रसायन और ऊर्जा। ऊर्जा के विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हमें दहन या कंबशन को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो आग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसके लिए 2 चीजों का होना बिल्कुल अनिवार्य है। पहला ऑक्सीजन और दूसरा एक न्यूनतम ज्वलनताप। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो आग लग ही नहीं सकती। इसी दहन का एक बहुत ही व्यावहारिक और रोजमर्रा का उदाहरण है मोमबत्ती की ज्वाला। क्या आपने कभी गौर किया है कि इसके 3 अलग-अलग हिस्से होते हैं? सबसे बाहरी नीला हिस्सा जो सबसे ज्यादा गर्म होता है, बीच का पीला हिस्सा और सबसे अंदर का काला हिस्सा जो सबसे कम गर्म होता है। और एक मजेदार बात बताऊं, सुनार धातुओं को पिघलाने के लिए ज्वाला के इसी सबसे बाहरी नीले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। है ना कमाल का विज्ञान। अब ऊर्जा से आगे बढ़कर अगर हम पदार्थों की बात करें तो रसायनों ने हमें प्लास्टिक जैसी चीज दी है। प्लास्टिक मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक जो गर्मी पाकर आसानी से पिघल जाते हैं, जैसे पॉलीथीन या पीवीसी, और दूसरे होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो अत्यधिक गर्मी का डटकर सामना करते हैं और पिघलते नहीं। यही वजह है कि मेलामाइन और बेकलाइट जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल बिजली के स्विच और फायर फाइटर्स के कपड़े बनाने में किया जाता है। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, भौतिकी, जिसमें हम बल, ध्वनि और प्रकाश के नियमों पर बात करेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि हम जमीन पर चल कैसे पाते हैं? इसका जवाब है घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये एक ऐसा बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है। ये बल
एक तरह से हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। इसी की वजह से हमारे जूतों के तलवे घिस जाते हैं, लेकिन इसी की वजह से हम बिना फिसले चल भी पाते हैं। भारी मशीनों को तो इसी घर्षण से बचाने के लिए स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये असल में हमारी और आपकी सुनने की क्षमता की सटीक सीमा है। इस ब्रह्मांड में अनगिनत ध्वनियां हैं, लेकिन हमारा कान केवल इसी दायरे के बीच की आवाजें सुन सकता है। इससे कम या इससे ज्यादा की ध्वनि हमारे लिए पूरी तरह से शांत है। जिस तरह हमारे कान एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आंखें प्रकाश के सख्त नियमों पर निर्भर करती हैं। प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, फिर आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और अंत में रेटिना पर एक छवि बनती है। और ये सब प्रकाश के एक अटल नियम पर आधारित है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के 5वें भाग में प्रवेश करते हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक परिघटनाएं। हमारी औद्योगिक तरक्की ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषक और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें न केवल ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर अम्ल वर्षा का कारण भी बन रही हैं। यही अम्ल वर्षा ताजमहल जैसी हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का क्षरण कर रही है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को खतरनाक स्तर तक बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी सवाल उठता है। एक तरफ हमारे ही द्वारा किए जा रहे ये पर्यावरणीय बदलाव हैं, और दूसरी तरफ भूकंप जैसी असीम प्राकृतिक ताकतें। जब ये दोनों हमारे सामने आते हैं तो हमारा बनाया हुआ विशाल बुनियादी ढांचा बेहद कमज़ोर लगने लगता है। क्या हमें अपने निर्माण और विकास के तरीके पर फिर से विचार करने की ज़रूरत नहीं है? और अब अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे विशाल पड़ाव की ओर चलते हैं, हमारा ब्रह्मांड, तारे और सौर परिवार। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो इंसान की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। 1969 में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने से लेकर 76 साल में एक बार नजर आने वाले हेले धूमकेतु को ट्रैक करने तक, और फिर 2014 में हमारे अपने भारत का मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा। ये सभी खगोलीय मील के पत्थर बताते हैं कि अंतरिक्ष को जानने की हमारी भूख कितनी गहरी है। लेकिन ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल है। जरा सोचिए, हमारे सूर्य के बाद जो तारा पृथ्वी के सबसे करीब है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो भी हमसे लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी उस तारे से आज निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ये दूरी सच में हमारे होश उड़ा देने वाली है। आज हमने एक कोशिका के अदृश्य संसार से लेकर प्रॉक्सिमा सेंचुरी के सुदूर प्रकाश तक का सफर तय किया, लेकिन जैसे जैसे ये विश्लेषण खत्म होता है, ये विचार मन में रह जाता है कि अस्तित्व के इतने विशाल पैमानों के बीच अभी भी न जाने कितने ही चमत्कार और रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विज्ञान की ये खोज कभी नहीं रुकती। हमारे साथ इस अद्भुत वैज्ञानिक सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।